हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 16 जून को होने वाला है। आर यू रियली स्केर्ड? क्या आप डरे हैं? आर यू रियली अफ्रेड? अगर आप हैं तो थोड़ा बहुत लिटिल क्वांटिटी में ये डर सही है, रहने दो इसे। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपका बेटर परफॉर्मेंस आएगा ही नहीं। तो अगर आप चाहते हो बेटर परफॉर्म करना तो ये डर रहने दो। साइंटिफिक रीजन चाहे जो भी हो, क्या हार्मोन है नहीं है ये सब रहने दो। ठीक है, परफॉर्मेंस आएगा, इतना डर चाहिए। और डर भी उन्हीं को लगता है जो तैयारी कर रहे होते हैं, जो एफर्ट्स डाल रहे होते हैं। लेकिन इतना भी नहीं डरना है कि वो आपके परफॉर्मेंस को इंपैक्ट कर दे। परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करने का किसी को मौका नहीं देना है, चाहे वो डर हो चाहे कॉन्फिडेंस हो। तो एक स्मॉल क्वांटिटी में डर का होना दैट्स ओके, और बिगर क्वांटिटी में कॉन्फिडेंस का होना भी जरूरी है, लेकिन इतने बिगर क्वांटिटी में नहीं हो जाए कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। अभी हम यहां जो इकट्ठा हुए हैं, मैं जो यहां पे आया हूं, एक तरह से सबसे पहले स्ट्रेटजी सीसैट पेपर को लेकर क्या एग्जाम में हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं इस पेपर को लेकर जो ट्रेंड एग्जाम का है, उसको डिस्कस करना जरूरी था ही। और दूसरी जो चीज है, मैं आपको ऑल द बेस्ट कहने के लिए आया हूं। 2024 सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट करना भी जरूरी है। तो स्ट्रेटजी सीसैट पेपर की टैकल करने से पहले दो बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जो मैंने बताया, लिटिल क्वांटिटी में फियर रखो और गुड क्वांटिटी में कॉन्फिडेंस रखो। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है, आप यकीन मानो आपने प्रैक्टिस अच्छी करी है, आपने प्रिपरेशन अच्छा करा है, तो आपके फेवर में ही एग्जाम जाएगा। आपका पेपर जैसा भी होगा वो आप ही के लिए ही नहीं होगा, वो इंडिया के सभी बच्चों के लिए होगा। कोई किसी भी पर्टिकुलर चीजों में ज्यादा अच्छा हो सकता है, तो वो किसी दूसरे में उतना बेटर नहीं होगा आपसे, है ना। इस बात का ध्यान रखो और कॉन्फिडेंट रहो। घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो सीसेट पेपर में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे लगातार, बता रहे हैं कि उनको थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, टेंस्ड हो रहे हैं। तो मैं बता दूं, स्ट्रेस पेपर का होता है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और स्ट्रेस को आने दो और जाने दो, मतलब उसको लगाओ मत दिल से, है ना। कभी मैं बाद में इस पे और डिस्कस करूंगा, अभी पेपर को लेकर ही डिस्कस करना चाहता हूं। तो पहली दो तीन बातों को मैं बता दूं यू सीसैट के पेपर से रिलेटेड। पहली चीज की, आपने पेपर की अगर तैयारी अच्छी कर रखी है तो पेपर जैसा भी आएगा, ठीक है, आपके वो फेवर में जाएगा। आपको 33% मार्क्स लाना है, मींस 33.33% मार्क्स लाना है। आपको 27 क्वेश्चन सही करने हैं। 27 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको 45 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 50 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। छोटी छोटी बातों को आप ध्यान से सुनोगे, आपको सब समझ में आएगा, है ना। तो कई कई बच्चे कहते हैं सर इतना क्यों करें। इतना इसलिए करें कि आप इतना कॉन्फिडेंट है कि अगर आप 30 क्वेश्चंस करोगे आपका 27 एकदम से 28 सही हो जाएगा, 29 सही हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंट कोई बच्चा मुझे आज तक कभी दिखता नहीं है, अभी नहीं दिख रहा है। तो मैं कहता हूं कि 35-40 क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट करते हैं और पास होते हैं जो जिनकी बहुत गजब की प्रैक्टिस होती है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप सीसैट में बहुत गजब सालों भर प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं और आप चाहते हैं कि आप 30 क्वेश्चन करो उसी में पास हो जाओ, तो इसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। इसीलिए मैं हमेशा बढ़ा के बोलता हूं कि आप 45 प्लस करो, 50 प्लस क्वेश्चंस करो, ताकि अगर कुछ नेगेटिव मार्किंग भी हो जाए तो आपको इफेक्ट ना करे, आप पास जरूर कर जाओ। और कॉम्प्रिहेंशन जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो दो तीन बातों को डिस्कस करूंगा यहाँ। पहली बात कि मैं इस पूरे पेपर को जो बांटता हूं, यू कुछ इस तरह बांटता हूं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड प्लस लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसी के अंदर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन को भी लाता हूं मैं, और डेटा सफिशिएंसी जो कि आज के डेट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, ये लाता हूं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जब पूछा जाता है आपसे, तो दूसरा पार्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन का। ये कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है, ये इससे जो 3 साल का जो ट्रेंड है, ये सब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इसमें 27 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और बाकी के जो 53 क्वेश्चंस हैं वो इस पार्ट से आ रहा है। तो पहली चीज तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि कॉम्प्रिहेंशन आपको पास कराने में
आप कॉम्प्रिहेंशन से अगर आप सोचोगे कि आप पास हो जाओगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन आपको पास करा देगा, लेकिन ये एड ऑन जरूर होगा। मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉम्प्रिहेंशन नहीं करके आओगे, आपको कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए, है ना, लेकिन आपको उस पर रिलाय एक लेवल से ज्यादा नहीं करना है। लेकिन आप इस पे कर सकते हो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्योंकि यहां अगर आंसर सही, मान लो कि आपका आंसर आया 25 और ऑप्शन में है 25, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो सही आंसर है, थोड़ी लो प्रोबेबिलिटी है कि वो भी गलत हो सकता है, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपका आंसर मैच ना करे। तो इसीलिए अगर आप इस पे जा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं ये आपको पास कराएगा। और इसलिए मैं कहता हूं बच्चों को कि आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करो। स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है बच्चे, कि आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक टाइम फिक्स करके रखना है। जैसे मान लो कि कॉम्प्रिहेंशन में आपने कहा कि सर 25 से 30 मिनट्स का क्या हम टाइम देंगे, तो क्या ये आइडियल टाइम होगा? मैं कहूंगा बिल्कुल आइडियल टाइम है। 25 से 30 मिनट्स दे दो, 20 मिनट्स दो, 35 भी दे सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आपने प्रैक्टिस किया है, क्या आपकी तैयारी है, आप उसके अकॉर्डिंग आप टाइम इस पे प्रोवाइड करो, दो, है ना। मैं इन बातों को फोकस करूंगा कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन करो। अगर कॉम्प्रिहेंशन करोगे तो जैसे एक स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंशन की ये होती है कि आप पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे, फिर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आप रिलेट करोगे, उसे आंसर करोगे। बेटर है पहले क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बना लेना, और फिर कॉम्प्रिहेंशन बिटवीन द लाइंस पढ़ोगे तो आंसर निकालना, आंसर को वहां से पिक करना आसान हो जाएगा। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर हो जाएगी, है ना। तो ये कॉम्प्रिहेंशन का जो बेसिक तरीका है वो मैं बताना चाहता था। तो मुझे लगता है इसमें और कोई खास बहुत बड़ी चीज नहीं है, जस्ट थोड़ा सा टाइम का फ्रेम जरूर ध्यान रखना कि जितना समय आपने इसके लिए रखा है उससे ज्यादा मत देना। उसमें इस स्ट्रेटजी के तहत ही करना, क्वेश्चन पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके पहले रखना, फिर रीडिंग करना कॉम्प्रिहेंशन को, तो तुम्हें लगेगा आसान उस चीज को कनेक्ट कर पाना। मतलब एक जो रिदम है वो बना पाओगे, एक कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स की जो एक लड़ी होती है ना, जो कनेक्टिंग जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कर पाना आसान होता है ना। अब बात करते हैं कि जब इस तरह के इसके क्वेश्चंस को कर लिया, अब सवाल ये उठता है कि पहले सर कॉम्प्रिहेंशन करूं कि पहले ये करूं। ये आपको तय करना है, क्योंकि आपने इसके लिए टाइम बना के रखा हुआ है, तो बाकियों के लिए भी आपने टाइम बना रखा है कि चलो भाई अब जो बचा हुआ 1.5 घंटा है मुझे यहाँ देना है, तो आपको जो भी ठीक लगे वो आप करो। मैं कहता हूँ ज्यादा अच्छा होता है कि आप लॉजिकल रीजनिंग से शुरू करो, है ना। सवाल ये उठता है कि इसमें क्या ऐसा चीज है जिसकी वजह से, चूंकि बच्चे कह रहे हैं कि सर एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो स्टैंडर्ड बढ़ क्या गया है? स्टैंडर्ड कुछ इस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि जब आप न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को टैकल करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको 3 तरह के टॉपिक्स दिखेंगे। नंबर सिस्टम, ठीक है, दूसरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और तीसरा डेटा सफिशिएंसी। इन 3 तरह के मैं बताऊं आपको, तो ऑन एन एवरेज मैंने जो नोटिस किया है, अगर 15 क्वेश्चंस भी अगर नंबर सिस्टम से उठा लिया जाए, 8 से 9 क्वेश्चंस भी अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ले लिया जाए, और 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर ले लिया जाए यहां से, तो 15 + 9 24 + 5 20, मतलब मोर देन 25 क्वेश्चंस। मोर देन 25 क्वेश्चंस तो केवल इसी पार्ट से है। आई मीन अगर मैं इसको 27 के आसपास रखूं, तो 27 क्वेश्चंस केवल मैं इन 3 टॉपिक से अगर कर लूं तो मैं पास हो जाऊंगा सीसैट, है ना। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जरूर पॉसिबल नहीं है बेटा, इस तरह की चीजें आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो पॉसिबल क्या है? तो कॉम्प्रिहेंशन का जो टाइम है वो तो आपने रख लिया, बाकी इधर जो है आपको करना क्या है, पेपर जैसे ही आपको मिले आप घबराना नहीं, पेपर को देखकर थोड़ी सी ब्रीद इन, थोड़ी सी गहरी सांस लेना, रिलैक्स करना, ब्रीद आउट करना, 2-4 बार करना, अपने आप स्ट्रेस निकल जाएगा, है ना। चलो ये तो बात हो गई जब स्ट्रेस होगी। नहीं होगा तो सीधा पेपर की तरफ। पहला काम करोगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस को, 80 के 80 क्वेश्चंस को देखोगे। कॉम्प्रिहेंशन का तो चलो समझ में आ जाएगा फ्रेम, बाकी के जो एलआर एनए के क्वेश्चंस हैं 80 के 80 में जितने, मान लो 53 के आसपास, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस बार 53 ही आएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा है कि कोई 12th का एग्जाम तो है नहीं कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस पेपर से आएगा, इस टॉपिक से 4 मार्क्स का इस टॉपिक से आएगा, है ना। वो उन्होंने 3 टॉपिक से आपको पूछ लेना है 28 क्वेश्चन,
हो सकता है कि 2 ही टॉपिक से उनका मन कर जाएगा 20 क्वेश्चन पूछने का, वो 20 पूछ लेंगे, है ना। पता चला ये अभी 3 टॉपिक से पूछा है, कल को 2 टॉपिक से 25 क्वेश्चन पूछ ले, और वो दो टॉपिक केवल परमुटेशन कॉम्बिनेशन और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, तो आप ये तय नहीं कर सकते, उनको तय करने दीजिए। आपको उन्होंने सिलेबस दिया, आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। आप बस इस बात पे फोकस करो कि आप तैयार हो, क्या आपने प्रिपरेशन करी है। अगर आपने करी है तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, है ना। चलो, अब करना क्या होता है कि हम इन चीजों को जो जब देखते हैं, नंबर सिस्टम की बात मैं एक पहले बता दूं। नंबर सिस्टम में क्या है कि ऐसा नहीं है, नंबर सिस्टम में कन्वेंशनल ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब परंपरागत सवाल होते हैं, जैसे यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट्स, जैसे नंबर आपको रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स, डिविजिबिलिटी का, डिविजिबिलिटी बाय 7 13, इसके क्वेश्चंस, ये सब ना परंपरागत है, ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल है, ये सब आते ही आते हैं, है ना क्वेश्चंस। तो इन तरह के क्वेश्चन, तमाम तरह के क्वेश्चंस को तो किए जा सकते हैं, कन्वेंशनल इन नेचर है। तो कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पता नहीं चलेगा ये कौन सा टॉपिक का है, क्या ये एवरेज का है, क्या ये डेटा इंटरप्रिटेशन का है, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, नहीं समझ आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो माइंड बेस्ड क्वेश्चंस होता है, जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होता है, जब वो किसी भी टॉपिक से मिलता जुलता नहीं दिखता है तो हम कहते हैं ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस है ना, क्योंकि वो आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो उसी वक्त आपको सोचना होता है। तो इसीलिए आप देखोगे हर इस तरह के क्वेश्चंस मिलके नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, चाहे जैसा भी पूछ रहे हो, आपको ये नहीं देखना है कि कितना क्वेश्चन पूछा आप उसको कर पाओगे कि नहीं, आपको ये देखना है कि जितना क्वेश्चन पूछा गया उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कर पाओगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सबसे पहले पेपर को जब देख लेते हो, आपने पेपर देख लिया, सारे क्वेश्चंस देख लिया, तो उसमें सबसे पहले आप क्या देखोगे कि एक बार जब सारे पेपर को देख लोगे ना, तो उसमें जो इजी इजी अप्रोच के, जहां पे फंडामेंटल लेवल पे क्वेश्चंस पूछा गया होगा, आई मीन बेसिक अप्रोच के, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, उसको करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको 80 क्वेश्चन में 120 मिनट का टाइम दिया गया है, जो किसी भी दूसरे एग्जाम के तुलना में काफी बेहतर है। तो आपका परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां आएगा। आपको करना बस इतना है कि पहले इजी अप्रोच के क्वेश्चंस को टैकल कर लो, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि वो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, आपने पढ़ा है, बेसिक लेवल पे होता है, फंडामेंटल लेवल पे होता है, आपने पढ़ा है तो आप तुरंत कर दोगे उससे। जब आप उसे करोगे तो उससे एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट होगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेगा, है ना। तब जाके आप मॉडरेट लेवल के, तो पहले जब तक आप पूरे सवाल को नहीं देखोगे ना, 1 से लेकर 80 तक के, तो होता क्या है कि आप उसमें जो अंदर छिपा हुआ होता है ना, जो इजी इजी अप्रोच के, फंडामेंटल बेसिक अप्रोच के क्वेश्चंस जो होते हैं, वो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। अब जैसे कैलेंडर का कोई क्वेश्चन पूछा गया, वो बड़ा ही इजी आएगा, जैसे यूनिट डिजिट पूछ लिया गया, वो बहुत ही इजी होगा। ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा ही आसान सा कोई क्वेश्चन पूछ लिया, रैंकिंग का कोई बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। आपको ढूंढना है, ढूंढ ढूंढ कर निकालना है, पिक करना है, और उसको पहले सॉल्व करना है। जब आप उसको सॉल्व कर लोगे तो आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस जनरेट होगा जो उससे अपर ग्रेडेड क्वेश्चन को, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जरूर हेल्प करेगा, है ना। इस स्ट्रेटजी को ध्यान रखना है, मतलब आपको कहीं ना कहीं 12-15 क्वेश्चन के आसपास ऐसा दिखेगा जो एक शॉट में आपसे खींच जाएगा, एक राउंड में आपको सॉल्व हो जाएगा, है ना, एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत आपकी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और आपके आईक्यू की जरूरत पड़ेगी। तो लगाओ ना, किया ही है ना, उसके बाद लगाओ। कॉम्प्रिहेंशन एड ऑन तो है ही, उसमें सारे तो गलत करने वाले हो नहीं, है ना, वो भी हेल्प करेगा। अब आते हैं बात इस पे कि नंबर सिस्टम में क्या होगा। तो अगर मान लो 15 क्वेश्चंस हैं, मैं पूरे 15 क्वेश्चंस ना करूं, ठीक है, और मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कर दूं कन्वेंशनल और जो ट्रेडिशनल अप्रोच के क्वेश्चंस होते हैं, जहां मेरा आईक्यू भी वर्क कर रहा है, मेरा माइंड बिल्कुल सही तरीके से वहां काम कर रहा है, तो ऐसे में अगर मैं 7 से 8 क्वेश्चन यहां निपटा दूं, ठीक है, तो क्या बुरा है जरा बताना। क्योंकि हमारा टारगेट 28 क्वेश्चन सही सही क्वेश्चन तक पहुंचना है, 27 सही सही क्वेश्चन तक पहुंचना है, तो ये हेल्प ही तो कर रहा है हमको पहुंचने में, है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आईआईटी के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं बच्चे, आईआईटी के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बड़ा ही सिंपल पूछा जाता है, लैंग्वेज बेस्ड होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, आपको इस पे टारगेट करना है। अगर 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछा गया, पूरा नहीं भी होता है, 4 से 5 कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही इजी अप्रोच के होते हैं, जिनकी थोड़ी भी प्रैक्टिस होगी वो कर पाएगा। तो अरे मैं कहता हूं 4 ही क्वेश्चन कर लो, 4 क्वेश्चंस, 4 to 5 क्वेश्चंस,
डेटा सफिशिएंसी के 5 आए हैं, 4 आए हैं, आप 2 से 3 कर लो। तो सब तो एड ऑन ही तो हो रहा है। देखो ना, अगर मैं यहाँ लेता हूँ सबसे लोअर भी लेवल पे लेकर चल रहा हूँ, लोअर लिमिट 7 क्वेश्चन का, लोअर लिमिट 4 क्वेश्चन का, यहाँ पे लोअर लिमिट 3 क्वेश्चन का, तो 4 3 7 7 14, कहने का मतलब 14 15 क्वेश्चन तो इन तीनों से आपने कर लिया, 10 12 क्वेश्चन उधर निकाल लिया। तो आपने देखा कितना खींच लिया आपने। अब उसमें गलतियां होगी, कॉम्प्रिहेंशन भी आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसके बाद भी आप क्वेश्चंस करोगे मॉडरेट अप्रोच के क्वेश्चंस, तो आप मिला जुला कर 45 50 प्लस का टारगेट करके रखो कि आपको उतना करना ही करना है, ताकि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो उसको मैनेज कर लिया जाए। और मैनेज आपको यही करेगा, आप इस पे पूरी तरह से भरोसा करके मैक्सिमम ये क्वेश्चन करके मिनिमम ये क्वेश्चन करके मत आना, ठीक है। पैटर्न चेंज हो सकता है एग्जाम का, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, तो इस बात को ध्यान रखना। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 2 4 चीजें स्ट्रैटेजिकली बता रहा हूं, उस बात को ध्यान में रख के उसी को कहीं ना कहीं समझ के एग्जाम में अप्लाई करना। पहला, थ्रू आउट पेपर देखना है, पूरा का पूरा पेपर देखना है, ठीक है। पेपर देखने से जो बेसिक बेसिक अप्रोच के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने में आपको, इजी अप्रोच के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। जब आप नहीं देखते हैं तो आपको पूरा पेपर ही टफ लगता है, और आपको लगता है कि आप पेपर कर नहीं पाए क्योंकि सारा पेपर टफ था, और इसीलिए आप जब घर आते हो तब पता चलता है कि ऐसा नहीं था, ठीक है। और तब तक चिड़िया चुग गई खेत, है ना, वो नहीं होना चाहिए। इस चीज को आपको बांध लेना है, दिमाग में रखना है। दूसरा, टाइम फ्रेम तैयार करो, मतलब अगर कॉम्प्रिहेंशन में जितना टाइम देना है उतना ही देंगे, बाकी का टाइम जहां हमारा जो स्ट्रॉन्ग पक्ष है उसमें देना है, ठीक है, तो हम उसमें देंगे। तीसरा, एक छोटे मात्रा में डर रखना, डर है तो रहने दो, और बड़े मात्रा में कॉन्फिडेंस रखना, उससे बड़ा मत कर देना कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं होता है, इस लेवल पे जाके नहीं डरना होता है कि आपका पेपर खराब ही हो जाए। डर उतना ही होना चाहिए जिससे कि आपका कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस सूदिंग हो, परफॉर्मेंस बेटर हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर इन सब चीजों को अगर मैं एक साथ एक्यूमुलेट कर, इन सब चीजों को एक साथ में कलेक्ट करूं, ठीक है, तो बहुत 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 सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी, है ना। अभी मैं इस पे बहुत ज़्यादा और कुछ आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपका टाइम खींचूंगा नहीं। मैं बस इतना बताने आया था कि सीसैट डरने वाला पेपर नहीं है, मज़ा करने वाला पेपर है। सीसैट पास करना बहुत आसान होता है अगर हम स्ट्रेटजिकली टेक्निकली उसको हैंडल करें तो। अगर हम उसको ओवरऑल देखने लगते हैं ना कि सीसैट एज अ बिग पेपर, तो फिर बहुत मुश्किल दिखता है वो। लेकिन सीसैट एज स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखेंगे तो दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, है ना। तो इसको ध्यान में रख के अच्छे से तैयारी करो, मजा आएगा करने में। इस चीज को जाओ, अपना बेस्ट करके आओ, मतलब डाल के आओ अपना बेस्ट, बाकी छोड़ दो, है ना। रेस्ट लीव। आई होप ये कुछ तो काम आपको आए जो हमने आज डिस्कस किया है। और एग्जाम के लिए आपका चूंकि यूपीएससी सीसैट का एग्जाम संडे को होने वाला है, तो उसके लिए मेरी ओर से ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट। एकदम कलम तोड़ के आना, जैसे बचपन में हमें आशीर्वाद दिया जाता था, अपने पेरेंट्स और टीचर देते थे, ठीक है। एकदम फोड़ के आना, मज़े से एग्ज़ाम देना, एकदम घबराना नहीं, एंजॉय करना। और फिर से कह रहा हूँ ऑल द बेस्ट, और फिर वापस आओ, डिस्कस करेंगे पेपर्स को, है ना। टेक केयर, एंजॉय, सी यू, जय हिंद, बाय बाय।